नमस्कार, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं उड़ान एएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हम जो सीजीपीएससी की एमसीक्यू की श्रृंखला लेकर आए हैं, ठीक है, उसमें हमने यहाँ पर इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की तीसरी सीरीज़ लेके आए हैं। और तीसरी सीरीज़ में आपको हम फिर से कुछ नए क्वेश्चंस दिखाएंगे। ये क्वेश्चन वो है जो यूपीपीएससी, आईएएस और कई अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो अलग वैरायटी के थे। अभी क्वेश्चन वो लेके आए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के साथ में आपको ये भी बोलूँगा कि आप एक बार पॉज करके देखिएगा आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं, और फिर उसको आगे रेडी करके देखिएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, किसी दी गई अवधि के लिए एक राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो एनएनपी होती है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या जिसे कहा जाता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक, उसे ही कहा जाता है क्या? राष्ट्रीय आय। और पहला हमारा ऑप्शन है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। दूसरा, कुल उपभोग और निवेश व्यय के उपयोग के बराबर होगी। तीसरा, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। और उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो ऑप्शन डी है आपका, ठीक, ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, इसे कहा जाता है क्या? जीडीपी, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी घरेलू की बात की जाती है तो घरेलू में क्या होगा? आपको हमेशा मिलेगा वर्ड क्या? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ टेरिटरी, एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। लेकिन जब भी आप यहां पर देखते हैं नेशनल या राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीयता किसके पास होती है? वो होती है किसके पास? सिटीजन्स, नागरिक के पास होती है, ठीक। तो हमको ये देखना है कि नागरिक की आय कहां पर दी हुई है। तो हम देखते हैं क्या? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, चाहे वो नागरिक देश में रहते हों या देश के बाहर रहते हों। उन सभी की आय को जोड़ा जाता है, उनमें विदेशियों की आय को नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा सही आंसर ए। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, जैसे कि भारत हमारा देश, ठीक, भारत में कई कंपनी है, फॉरेन कंपनी, जैसे एलजी हो गई, होंडा हो गई, ये भी क्या है? विदेशी कंपनी है, ये भी उत्पादन में भाग ले रही है। लेकिन इन्हें किस में जोड़ा जाता है? इन्हें जोड़ा जाता है सकल घरेलू उत्पाद में। लेकिन जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जाती है या राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इन्हें माइनस करना पड़ता है, और हम उन्हीं को जोड़ते हैं जो भारत के नागरिक हैं, भारतीय कंपनियां हैं, चाहे देश में रह रही हों चाहे देश के बाहर रह रही हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर, चाहे वो देश में रह रहे हो चाहे देश के बाहर रह रहे हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको एक चीज वहां पर बहुत अच्छे से समझाई थी कि एक होता है हमारा बेस ईयर, जिसे कहते हैं हम आधार वर्ष, जो कि चेंज होके अब हो गया है 2022-23, लेकिन अभी रिसेंट अब छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वो आपको मिलेगा कौन सा? 2011-12 का डेटा मिलेगा। और सरकार ने उसी 11-12 डेटा को क्या माना है? स्थिर मूल्य। क्या माना है उसे? स्थिर मूल्य। और अभी वर्ष चल रहा है कौन सा? 2025-26, 2025-26। अब देखिए, आप भी जानते होंगे कि 2011-12 से 25-26 तक आते आते कई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया होगा। मूल्य बढ़ गया होगा, इट मीन्स इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, मुद्रास्फीति बढ़ गई होगी, है ना। और मुद्रास्फीति बढ़ने से कोई भी चीज अगर 5 रुपए की है ना, 5 रुपए की है, तो हो सकता है उसका मूल्य कितना हो गया होगा? 10 रुपए हो गया होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसमें जुड़ गई है क्या? मुद्रास्फीति।
मुद्रास्फीति, महंगाई या इन्फ्लेशन। तो यहां पर यही कहा गया है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम। वर्तमान मूल्य मतलब कौन सा हो गया, जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है। प्रेजेंट ईयर में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। स्थिर मूल्य मतलब कौन सा हो गया, जो बेस ईयर हम डिसाइड करते हैं, पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है। ये अधिक है, क्यों अधिक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गई है, मुद्रास्फीति इसमें मिली हुई है, महंगाई मिली हुई है। इतने सालों में जो महंगाई बढ़ी हुई है वो मिली हुई है, ठीक है। क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है, तो सीधा सीधा ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है आपको मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। हम यहां पर ध्यान रखते हैं किसका, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। जब भी हमें वास्तविक जीडीपी निकालनी होती है तब हम वास्तविक जीडीपी किस पर निकालेंगे, बेस ईयर या आधार वर्ष में। और एक होती है नाम मात्र की नॉमिनल जीडीपी, वो नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं किसमें, हम वर्तमान या करंट प्राइस पे। लेकिन करंट प्राइस में क्या होती है, महंगाई मिली हुई होती है और महंगाई को हमको एडजस्ट करना रहता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, उस आधार वर्ष से एक बार और जीडीपी की गणना करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की एक बार और गणना करते हैं। तो हमेशा जो आधार वर्ष का मूल्य होगा वो कम होगा और वर्तमान मूल्य होगा वो अधिक होगा। क्यों, क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति, महंगाई या इन्फ्लेशन उसमें जुड़ी हुई होगी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये होता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण सरकार की भूमिका के आधार पर 3 आधार पर होता है। एक होता है समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है कैपिटलिस्ट जिसे हम कहते हैं पूंजीवादी, और एक हो जाता है मिक्स्ड या मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, आपने संविधान पढ़ा है, संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल्स में आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी का अर्थ ये होता है कि जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। अब जन कल्याण की भावना किस में होगी, आप सिंपल सी लॉजिकल बात सोचें, एक राशन की दुकान है और एक निजी व्यक्ति की किराने की दुकान है, कौन आपको सस्ते में अनाज देगा, ठीक। तो आपको अनाज सस्ते में कौन देगा, राशन की दुकान वाला देगा। मतलब वो क्या कर रहा है, जन कल्याण का काम कर रहा है, जन कल्याण का काम कर रहा है। लेकिन वही निजी व्यक्ति किसके लिए काम कर रहा है, अपने लाभ के लिए काम कर रहा है। ओके, और उस राशन की दुकान पर नियंत्रण किसका है, सरकार का। तो जब सरकार का नियंत्रण हो, अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो, तो उसे कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और ये किस लिए कार्य करती है, जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के लिए कार्य करती है। और साथ में इसमें मूल्य निर्धारण कौन करता है, मूल्य निर्धारण भी कौन करती है, सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। बट जब हम पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं तो यहां पर पूर्णतः नियंत्रण किसका होता है, निजी क्षेत्र का होता है, ये तो आपको पता होगा। और निजी क्षेत्र के व्यक्ति जन कल्याण के लिए काम करेंगे या लाभ के लिए काम करेंगे, दे विल वर्क ओनली फॉर द प्रॉफिट। तो ये लाभ की भावना से काम करेंगे, किसके लिए, लाभ की भावना से। अब आ जाता है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें मूल्य निर्धारण कौन करेगा। तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति करता है, व्यक्ति नहीं करता। एक्चुअली में उसे कहा जाता है क्या, बाजार की शक्ति। क्या कहा जाता है उसे, बाजार की शक्ति, पावर ऑफ मार्केट। और बाजार की शक्ति क्या होती है, बाजार की शक्ति होती है डिमांड एंड सप्लाई, जिसे कहा जाता है मांग और आपूर्ति। देखिए, अभी मैं आपको रिसेंट आपके प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं। अभी कुछ महीने पहले ही, 4-5 महीने पहले ही टमाटर का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 80 रुपये 90 रुपये किलो था। क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई जो थी वो कम थी। लेकिन सडनली 1 महीने के बाद क्या हो गया, टमाटर बहुत सस्ता हो गया, 5 रुपये में 1 या 2 किलो मिल रहा था, 3 किलो मिल रहा था, क्योंकि उसकी सप्लाई क्या हो गई थी, बढ़ गई थी।
इसलिए वो सस्ता हुआ। किसी व्यक्ति ने उसका मूल्य निर्धारण किया क्या? नहीं। उस किसने निर्धारण किया? बाजार की शक्ति ने, विच इज डिमांड एंड सप्लाई, जो कि है मांग और आपूर्ति। अभी ठंड का सीजन चल रहा है। ठंड के सीजन में आप देखेंगे जनरली लोग एसी, कूलर, फ्रिज ये नहीं खरीदते हैं, तो इनका मूल्य, इनका जो रेट है वो क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इनकी मांग अभी क्या है? कम है। लेकिन गर्मी के सीजन पे क्या होगी? इनकी मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ेगी तो फिर इनका मूल्य क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करता मूल्य निर्धारण। वो कौन करता है? वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किसके ऊपर? बाजार की शक्ति, पावर ऑफ द मार्केट विच इज डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना उसका मूल्य बढ़ेगा, जितनी सप्लाई कम होगी उतना उसका मूल्य बढ़ेगा। तो यहां पर मांग और आपूर्ति जो है आपका पहला ऑप्शन, वो का ऑप्शन सही होगा। बाजार में विक्रेता नहीं कर सकता डिसाइड, बाजार में क्रेता खरीदार तो बिल्कुल नहीं कर सकता। सरकारी प्राधिकारी वो किस में करेंगे? वो समाजवादी में करते हैं। ठीक, क्लियर होगा? देखिए, आपको इनमें से किसी में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये लॉन्च हुई थी बुक 1901 में, लेकिन इसमें जो डेटा लिया गया था वो लिया गया था 1867-68 का डेटा लिया गया था। और इसमें दादा भाई नौरोजी जी ने बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति वर्ष है। साथ में इन्होंने गरीबी रेखा का जो निर्धारण होता है वो भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 16 से 35 रुपए कमाता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, इसको याद रखेंगे, प्रति वर्ष है ना, पर कैपिटा पर ईयर, तो वो गरीब नहीं है। और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है, वो कितनी है? 20 रुपए प्रति वर्ष। ठीक, तो सबसे पहले किन्होंने हमें बताया था? दादा भाई नौरोजी ने, जिनकी बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लॉन्च हुई थी 1901 में, बट डेटा उनका कब का था? 1867-68 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे मूल्य वर्धित पद्धति कहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम जीडीपी की गणना कैसे करते हैं, और जीडीपी से ही हम कहीं ना कहीं क्या निकालते हैं? एनडीपी कैलकुलेट करते हैं। एनडीपी के बाद हम कैलकुलेट करते हैं एनएनपी, और इसी एनएनपी को कहा जाता है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें किसकी गणना करनी पड़ती है? जीडीपी की गणना करती है। तो जीडीपी या राष्ट्रीय आय की गणना करने की हमारी 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। आय विधि में ये होती है चीजें कि कोई व्यक्ति कितनी इनकम कमा रहा है, कितनी इनकम उसकी हो रही है। ठीक, तो इसमें आ जाता है कौन? सबसे पहला, अगर किसी की भूमि है, जमीन है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भूमि हो गई। ठीक, कर्मचारी, पूंजी और उद्यमी। किसी की भूमि है तो उसे किराया देना पड़ेगा, उसकी आय हो गई। कर्मचारी जो काम करेगा उसका वेतन हो गया, सैलरी हो गई। जिससे पूंजी ली गई है उसे ब्याज दिया जाएगा, और उद्यमी अपना लाभ कमाएगा। इन सभी चीजों को कहा जाता है आय। ये उनकी इनकम हो गई, तो इन्हें जोड़ दिया जाता है तो हमें मिल जाती है क्या? आय विधि। दूसरी है व्यय विधि। व्यय विधि को याद रखने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखते हैं। सी हो गया कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर, मतलब जो उपभोक्ता अपने पैसे खर्च करते हैं, आप और हम जो पैसे खर्च करते हैं, व्यय हो रही है ना, व्यय की बात कर रही है, किया जा रहा है।
तो जितने हम पैसे खर्च करते हैं, प्लस जितने भी इन्वेस्टमेंट व्यापारियों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो उसको ऐड किया जाता है। तीसरा, सरकार के द्वारा जितने भी व्यय किए जाते हैं, आप बजट देखेंगे तो सरकार के द्वारा कई प्रकार के व्यय किए जाते हैं, तो ये सारे व्यय को, एक्सपेंडिचर को जोड़ा जाता है। प्लस आ जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब निर्यात माइनस आयात। तो इनको टोटल करके निकाला जाता है आपकी व्यय विधि। और उत्पादन विधि क्या होती है? उत्पादन विधि में हम देखते हैं कि उत्पादन का हर चरण में क्या हो रहा है, मूल्य बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए कि किसी ने आयरन ओर निकाला, लौ अयस्क निकाला, 1,00,000 रुपए उसे लगा। अब 1,00,000 रुपए में वो अपने प्रॉफिट के साथ किसी को बेच दिया, और उसने, दूसरे व्यक्ति एक ने बी को बेचा। बी ने क्या किया, उसकी एक शीट बनाई, एक चादर बनाई, उसे लग गए 3,00,000 रुपए। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन हो रही है। शीट बनाने के बाद उसने उसको प्रॉपर शेप दिया, एक कार का शेप दिया, उसको खर्च लग गया 5,00,000 रुपए। और सी को, और डी ने क्या किया, उसमें इंजन और सारे इंस्ट्रूमेंट फिट किए और उसे खर्च लग गया कितने, 10,00,000 रुपए। तो यहां पर देखिए हर चरण में क्या हो रहा है, मूल्यवर्धन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है। तो इन्हीं को सबको जोड़ दिया जाता है तो क्या निकल जाती है हमारी उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मूल्यवर्धित पद्धति किसे कहते हैं, उत्पादन विधि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बचत की अपेक्षा निवेश ज्यादा हो तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कारण, बचत एवं निवेश एक ही व्यक्ति द्वारा नियोजित किए जा सकते हैं। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हम क्या करें, बचत की अपेक्षा निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, और नेशनल इनकम के साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो जो कथन है कि बचत की अपेक्षा निवेश ज्यादा हो तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, यह बिल्कुल सही है। कारण, बचत एवं निवेश एक ही व्यक्ति द्वारा नियोजित किया जा सकता है। देखिए, आप या तो बचत कर सकते हैं, बैंक में अपने पैसे सेव कर सकते हैं, या बैंक से लोन लेकर निवेश कर सकते हैं। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण आपका जो कारण है, कारण हो जाता है क्या, रॉन्ग। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत प्रायोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मींस कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो या बचत कर सकते हो। मान लो आपकी इनकम जो है वो 10,00,000 रुपए है, और 10,00,000 रुपए में गवर्नमेंट ने आप पे आयकर, इनकम टैक्स लगाया है, इनकम टैक्स लगाया है 1,00,000 रुपए का। तो आपको 10,00,000 रुपए में से 1,00,000 रुपए किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना कंपलसरी है। तो आपके पास क्या बच गया, 9,00,000 रुपए बचा, और 9,00,000 रुपए को ही आप क्या कर सकते हो, या तो सेव कर सकते हो, बचत कर सकते हो, या तो कहीं उसे कंज्यूम कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। तो यही होती है आपकी क्या, डिस्पोजेबल इनकम या प्रायोज्य आय। तो व्यक्तिगत आय, इंडिविजुअल्स इनकम माइनस प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स जो होती है वो प्रत्यक्ष कर होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। आर्थिक समृद्धि से अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन आता है? देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, और एक होता है आर्थिक विकास, जिसे कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, आर्थिक समृद्धि का मतलब यह होता है कि मात्रात्मक रूप से, क्या, मात्रात्मक रूप से आप कितने ज्यादा उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपकी जीडीपी कितनी बढ़ रही है,
आपका उत्पादन कितना बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ रही है, वो सब चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन वहीं आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किन चीज़ों को देखा जाता है, इन यहाँ पर मात्रात्मक को तो देखा जाता है, क्योंकि पैसे आएंगे तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हो, आप अच्छा जीवन स्तर जी सकते हो, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिला सकते हो। कब? जब आप क्या करेंगे, मात्रात्मक रूप से ग्रोथ करेंगे। तो मात्रात्मक रूप से ग्रोथ करने के बाद ही आप क्या करेंगे, गुणात्मक रूप से क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और इसमें सारी चीजों को देखा जाता है। इसमें जो आपने करंट अफेयर की बुक में देखा होगा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, ये सभी किस में आ जाते हैं, आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाते हैं, जिसमें मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक को भी देखा जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। इसमें जीडीपी, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका रहन सहन, आपकी जो जीवन शैली है, उन सभी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन जब आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो उसमें सिर्फ किसे देखा जाता है कि आप मात्रात्मक रूप से, मीन्स पैसे और उत्पादन में कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक रूप से। तो आर्थिक समृद्धि में से अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, तो सिर्फ किस प्रकार का आता है, मात्रात्मक परिवर्तन आता है। और वहीं अगर पूछा जाए आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो मात्रात्मक और साथ में गुणात्मक रूप से भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है। देखिए, आर्थिक नियोजन जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, सरकार अपने सारे संसाधनों का प्रयोग करके उसे तार्किक रूप से, रीजनेबली क्या करती है, वो लोगों में आवंटित करती है, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द सिटीजन्स। और ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्स मतलब सोना चांदी बांट दें, जो मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि सरकार ने आंगनबाड़ी शुरू की, सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना शुरू की, सरकार ने सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल ये शुरू किए। क्यों किए? क्योंकि वो समाजवादी अवधारणा रखती है, और समाजवादी अवधारणा में क्या कहे कि जो मूलभूत चीज़ें हैं वो चीज़ें सबके पास उपलब्ध होनी चाहिए। राशन की दुकान खोली गई, क्यों खोली गई? क्योंकि मूलभूत चीज़ें सबके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आपके पास सोना चांदी ना हो लेकिन एक मकान हो, सरकार ने मकान की भी योजना निकाली। अब मकान में बिजली हो, एकल बत्ती कनेक्शन की भी योजना निकाली। तो ये सब योजनाएं क्या होती है, एक बराबर प्लानिंग, एक योजनाओं के अनुसार चलती है, ठीक। और ये राज्य द्वारा भी किया जाता है और केंद्र द्वारा भी किया जाता है ना। आपने देखा होगा कि राज्य सरकार अपनी अलग अलग योजनाएं बनाती है और केंद्र सरकार अपनी अलग अलग योजनाएं बनाती है। तो ये आ जाता है किसमें, समवर्ती सूची का विषय हो जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाता है, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल में आपको मेंशन मिलेगा, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किसका है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का है, और और 7वीं अनुसूची का विषय बनता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले हम एक चीज जानना चाहेंगे, योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और किसी भी प्रस्ताव के बिना किया गया था। ना कोई मतदान किया गया था, मतदान किया गया था, ना ही किसी प्रकार का संविधान संशोधन किया गया था। और उन्होंने सिर्फ एक प्रस्ताव लाया 15 मार्च 1950 को कि हम भारत के लिए एक योजना आयोग का गठन कर रहे हैं।
अब योजना आयोग क्या है? योजना आयोग पूरे भारत के लिए योजना बनाने का कार्य करती थी। ठीक, अब ये योजना आयोग जितने भी योजनाएं बनाती थी उसको फॉरवर्ड कर देती थी किसको? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद को फॉरवर्ड कर देती थी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? उसे ट्रिम करना, उस योजनाओं में कुछ चीजें जोड़नी है, घटानी है, कितना फंड उसमें लगेगा, उसे इम्प्लीकेबल करना है, लागू करना है। तो ये सब कार्य किनका था? एनडीसी का था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का था। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, मतलब फाइनलाइज करना कि योजना आयोग जो भी प्लान बना रही है उनको फॉरवर्ड करने का। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजना के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से, इनसे नहीं, बस उनका काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से उनको फाइनलाइज करना। किस तरह फाइनलाइज करना, ये उनके ऊपर डिपेंड करता था। और इनकी संरचना के लिए मैं एक और वीडियो आगे बना दूंगा, उसमें योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित सारी चीजें होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉरेंज वक्र आय में विषमता को, लॉरेंज वक्र आय में विषमता को, आय में विषमता इट मींस इनकम इनइक्वालिटी को प्रदर्शित करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होगा उतनी ही अधिक आय में विषमता होगी। तो लॉरेंज वक्र होता क्या चीज है, पहले वो देख लेते हैं। लॉरेंज वक्र जो होता है वो इस प्रकार का एक कर्व है, जिसमें एक प्रकार यहां पर एक साइड मिल जाएगी आपको जनसंख्या, ठीक, और इधर मिल जाएगी आय। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में या प्रदेश में या देश में वहां के लोग, आय वर्ग और वहां की इनकम, इनको देखा जाता है और इनके बीच में देखा जाता है कि आय की कितनी विषमता है। अगर उनके मध्य आय की विषमता नहीं पाई जाती है तो आपको मिलती है एक सीधी लाइन जो कि 45 डिग्री के कोण पर बनती है, जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट इक्विलिटी लाइन या निरपेक्ष समता रेखा, निरपेक्ष समता रेखा। ठीक है, ये हमें दर्शाता है क्या? लोगों के बीच में आय की कितनी विषमता होगी। अगर लोगों के बीच में आय की विषमता नहीं है तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, लेकिन अगर आय के मध्य विषमता है तो हमें क्या होगा? अलग अलग डॉट्स प्राप्त होंगे इस प्रकार, और जब हम उस डॉट को मिलाएंगे तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है, और ये वक्र का जो क्षेत्र होता है यही दर्शाता है क्या? आपकी आय की विषमता, इनकम इनइक्वालिटी, आय की विषमता। और ये वक्र जितना बड़ा होगा, ठीक है, मान लो ये और बड़ा हो गया, तो ये क्षेत्र पूरा किसको दर्शा रहा है? आय की विषमता को दर्शा रहा है। मतलब वहां पर आय की विषमता क्या होगी? और ज्यादा होगी। हमने अभी अवधारणा देखी कि देश जो होते हैं अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड, विकासशील डेवलपिंग और डेवलप्ड विकसित, तो इनमें सबसे कम आय की विषमता पाई जाती है किसमें? विकसित देशों में पाई जाती है, डेवलप कंट्रीज में, तो उनको ग्राफ छोटा मिलेगा। वहीं अगर विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज में देखेंगे तो हमको ग्राफ थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, मतलब आय की विषमता वहां ज्यादा है। और अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप कंट्रीज देखेंगे तो यहां पर आपको जो ये वक्र है, लॉरेंज वक्र, वो आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां आय की विषमता क्या होगी? अत्यधिक होगी। ऐसा माना जाता है कि अल्प विकसित देशों में वहां का जो 90% पैसा रहता है वो 3 से 4% लोगों के पास होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा आय की वहां पर विषमता पाई जाती होगी। तो लॉरेंज वक्र आय की विषमता को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही बात है। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होगा, हाँ जितना दूर होगा, मतलब और जितने दूर बने उतनी अधिक आय में विषमता, मतलब इनकम इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ओके, गिनी गुणांक का माप है। देखिए,
गिनी गुणांक, अभी मैंने लॉरेंज वक्र बताया आपको, ठीक है, ये लॉरेंज वक्र होता है। और लॉरेंज वक्र में अगर हम इस प्रकार गणना करें, ठीक, इस सेक्शन को ले लेता हूं मैं ए और इस सेक्शन को ले लेता हूं बी, ठीक है। तो गिनी गुणांक का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए प्लस बी। ए अपॉन ए प्लस बी मतलब लॉरेंज वक्र का क्षेत्र, उसके अनुपात में रेशियो विद द पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्र, मतलब ए और बी दोनों, इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाता है गिनी गुणांक मिल जाता है। और ये गिनी गुणांक का जो मान होता है वो गिनी गुणांक का मान होता है 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है, जहां पर 0 आपको दिखाता है क्या, पूर्ण आर्थिक समानता या समता। और जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ेंगे, और 0 से 1 के बीच में क्या आ रहा है अगर सोचेंगे ना, तो 0.1, 0.2, 0.3 हर कंट्री का अलग अलग नंबर होता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि गिनी गुणांक में भारत की क्या रैंकिंग है, वर्तमान में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक। इसमें कहा जाएगा एक को पूर्ण आर्थिक विषमता, टोटल इनकम इनइक्वलिटी, ठीक। तो जीरो के अगर हम नजदीक हैं तो हमारी आर्थिक विषमता, इनकम इक्वलिटी जो है वो अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारी आर्थिक विषमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। प्रच्छन्न बेरोजगारी, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 है, श्रमिक की उत्पादकता नीची है। देखिए, कभी भी किसी कार्य क्षेत्र में, कोई भी वर्क प्लेस हो, वहां से अगर आवश्यकता से अधिक मजदूर होते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चलता है, दिवाली आपके कोई अच्छे फेस्टिवल में घर की साफ सफाई होती होगी, घर का छोटा सा बच्चा भी क्या होता है, उसमें कुछ झाड़ू या कुछ कपड़े लेकर घूमता रहता है, क्या वो कोई काम करता है, नहीं करता। उसको हटा भी देने से क्या हो रहा है, जो काम होने का है वो तो होगा ही। वैसे ही किसी कार्य क्षेत्र में अगर जरूरत से ज्यादा श्रमिक हैं और उनको हटा भी दिया जाए तो हटा देने से भी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसे कहते हैं हम क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी या प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मान लो 1 हेक्टेयर का एक खेत है, ठीक, यहाँ पे धान का उत्पादन किया जा रहा है और धान का उत्पादन यहाँ हो रहा है 40 क्विंटल, ओके। और यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं कितने, 30 लोग हैं। मान लो कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। कितना उत्पादन कर रहे हैं, 40 क्विंटल का उत्पादन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वहां से अगर हम क्या करते हैं, 5 लोगों को निकाल देते हैं, ठीक, 5 लोग क्या हो गए, बाहर हो गए। अब यहाँ काम करने वाले कितने हो गए, 25 लोग हो गए। लेकिन इनके जाने के बाद भी जो धान का उत्पादन है जो हमारा है वो 40 क्विंटल का 40 क्विंटल ही है। मतलब अतिरिक्त श्रमिकों को निकाल देने पर उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इंपैक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। मतलब जो 5 श्रमिकों निकाले उनकी सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो क्या थी, 0 थी। अगर ये 0 से थोड़ी भी ज्यादा होती तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता, 40 से कम होता, 38 हो जाता, 37 हो जाता, 35 हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन 40 नहीं रहता, 40 से कम हो जाता। तो यही कहा गया है कि अगर किसी कार्य क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा श्रमिक हैं, ज्यादा लेबर है, उनको हटा देने पर भी हमारे प्रोडक्शन में कोई नेगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। तो इसे ही कहते हैं हम क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, 0। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाता है? तो देखिए, पहला सामान्य स्थिति बेरोजगारी।
दूसरा साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और दैनिक स्थिति बेरोजगारी और उपरोक्त सही। आपको कहा गया, क्या कहा गया, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म होना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म एक दिन में आपको पता नहीं चल सकता, ना साप्ताहिक रूप से पता चल सकता है। तो उपरोक्त सही की तो बात तो बिल्कुल गलत हो गई। सामान्य स्थिति बेरोजगारी में हम क्या करते हैं, हम ईयरली वार्षिक तौर पर हम बेरोजगारी की गणना करते हैं, और साप्ताहिक स्थिति में हम साप्ताहिक रूप से करते हैं कि सप्ताह में कितने दिन कार्य मिल रहा है। दैनिक स्थिति में देखते हैं कि एक दिन में कितने घंटे कार्य मिल रहा है। तो अगर दीर्घकालीन बेरोजगारी देखना होगा तो हमें किसमें देखना पड़ेगा, सामान्य स्थिति बेरोजगारी में। एक चीज और यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो बेरोजगारी की गणना है उसका 3 आधार दिया गया है। कौन सा, वार्षिक, साप्ताहिक और दैनिक। तो भारत में कभी भी मासिक या मंथली तौर पर बेरोजगारी की गणना नहीं की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन आ गया ऐसा कि निम्न में से किस रूप में भारत में बेरोजगारी की गणना नहीं की जाती, तो हमारा आंसर क्या होगा सही, मासिक रूप से बेरोजगारी की गणना नहीं की जाती है। अगला, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। आपके हिसाब से ऑप्शन होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, जितने भी एमएसपी हैं, है ना, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, वो कौन डिसाइड करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। लेकिन सिर्फ और गन्ने के लिए कौन करता है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री करती है, कैबिनेट कमेटी करती है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसकी रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिश कौन करता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है 16, मुद्रा की माप M2 का तात्पर्य क्या है। देखिए, आरबीआई मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके क्या करती है, महंगाई और मंदी को नियंत्रित करती है। किस प्रकार करती है, पिछले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि पैसे का फ्लो ऑफ करेंसी, उसको कंट्रोल करके, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो करेंसी का फ्लो कम किया जाएगा, मंदी चल रही है तो पैसे का फ्लो बढ़ाया जाएगा। लेकिन आरबीआई को पता तो होना चाहिए कि उनके पैसे कहाँ कहाँ हैं, तो इसलिए मुद्रा की माप रखी गई है। तो सबसे पहला होता है M1 प्लस बैंकों की शुद्ध मांग जमा। मांग जमा को कहा जाता है क्या, डिमांड लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया, इसमें 2 आ जाते हैं। कौन कौन से, एक आप नॉर्मल एक बचत खाता खोलते हैं जिसे आप कहते हैं सेविंग अकाउंट, और दूसरा आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं। जो बिजनेस वाले रहते हैं वो करंट अकाउंट, जिसे कहा जाता है चालू खाता। तो मांग जमा का अर्थ होता है कि आप कभी भी आपकी जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने पैसे निकाल लो। तो M1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो खैर रॉन्ग आंसर है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको मांग जमा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मांग जमा है क्या। मांग जमा मतलब जितने भी बैंकों में बचत खाता और चालू खाता, मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जितने भी पैसे जमा होते हैं उसे कहा जाता है मांग जमा। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन बी, M1 डाकघरों में बचत जमा राशियां। M1 में क्या आता है, M1 में आपको बता दूं, M1 में बैंकों की शुद्ध मांग जमा आती है, प्लस आरबीआई की अन्य जमा और अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई, और तीसरा प्रचलन में मुद्रा। ठीक, मनी इन सर्कुलेशन, जो हमारे और बाजार में जो पैसे करेंसी के रूप में, कैश के रूप में जो चल रहे हैं, उन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो वो बनता है क्या, M1। ठीक, और M1 और डाकघरों में वो जो बचत, डाकघरों में भी क्या होता है, लोग बचत खाता खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं। ठीक तो जब उनको जोड़ दिया जाता है तब वो बनते हैं क्या, M2 बनता है। तो हमारा ऑप्शन सही है कौन सा, ऑप्शन बी, M1 प्लस डाकघरों में बचत जमा राशियां। तीसरा लिख लेते हैं, बैंकों की कुल समय जमा राशियां। समय जमा राशियों को कहा जाता है टाइम लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज में क्या हो गया, एक तो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट को कहा जाता है सावधि जमा, और रेकरिंग डिपॉजिट को कहा जाता है आवर्ती जमा।
ये क्या होता है, लोग अपने कुछ पैसे कुछ साल के लिए बैंकों में फिक्स कर देते हैं कि हम नहीं निकालेंगे, वो होता है फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा। आवर्ती जमा, आप बैंक में जाके बोल देंगे कि भैया मेरे अकाउंट से हर महीने 5,000 काटिए और 5 साल 10 साल 15 साल के लिए काटते रहिए, आपको वो उतने साल के बाद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो कब तक के लिए फिक्स है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसलिए इसे कहा गया है क्या, समय जमा या टाइम लाइबिलिटीज। ठीक। M4 क्या होता है, M4 क्या होता है, M3 मतलब मैंने M3 ये जो है उसे जोड़ दिया, प्लस डाकघरों की समस्त जमा। डाकघरों में भी लोग क्या करते हैं, बचत तो खोलते ही हैं, साथ में फिक्स डिपॉजिट भी रखते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट भी रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में कई प्रकार के आपको बचत पत्र भी मिल जाएंगे। तो उन सब राशियों को जोड़ दिया जाता है, तब आपको क्या मिल जाता है, M4 मिल जाता है। बट हमको क्या पूछा गया है, यहां पर M2 पूछा गया है। तो M2 का राइट आंसर क्या है, M1 प्लस डाकघरों में बचत जमा। इसको आपको अगर याद करना है तो आप ये देखेंगे, पहले में आपको बैंक दिख रहा है और तीसरे में बैंक दिख रहा है, वहीं आप देखेंगे क्या, आपको दूसरे में डाकघर दिख रहा है और चौथे में डाकघर दिख रहा है। देयर इज अल्टरनेशन। तो अब इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक शाख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के दो उपाय होते हैं, दो टूल्स होते हैं, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक में हमने देखा है, हम बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नगद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, ये सारी ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया, ये सब पढ़ते हैं। बट जो गुणात्मक क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स में हम पढ़ते हैं सबसे पहला क्या, सबसे पहला तो नहीं, सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे कि प्रत्यक्ष कार्यवाही, आरबीआई डायरेक्ट एक्शन ले सकती, कब ले सकती है, जब वो किसी बैंक के ऊपर नैतिक दबाव डालती है। नैतिक दबाव के बाद वो बैंक नहीं मानता है तो क्या माना जाएगा, उसे, उसके ऊपर प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाएगी। ठीक। तो ये दोनों तो हैं। सरकारी आश्वासन, सरकारी आश्वासन नहीं, मौद्रिक नीति की जरूरत है यहां पे, सरकार की नहीं, आरबीआई की गवर्नमेंट है। शाख की राशनिंग, हाँ शाख की राशनिंग की जाती है। शाख की राशनिंग में समझा देता हूं आपको भी क्या होता है कि मान लो आपका कोई भी बैंक है XYZ, उसे एक साल में 100 करोड़ रुपए क्या करना है, लोन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके। तो कोई भी बैंक किसे ज्यादा लोन देना प्रीफर करेगी, गेस करिए, किसे लोन देना प्रेफर करेगी। एक सरकारी कर्मचारी हो गया और कोई उद्योगपति उसे, लेकिन बाकी की इकोनॉमी में पैसा कैसे फ्लो होगा, पैसा कैसे उस तरफ वितरित होगा। जनरली आप प्राइवेट एम्प्लॉयज को देखेंगे, छोटे मोटे उद्योग धंधे चला रहे हैं उनको देखेंगे, तो उनके पास लोन, वो अगर लोन लेने जाते हैं तो उनको पैसे नहीं मिलते, तो इकोनॉमी इसमें क्या होती है, इनबैलेंस हो जाती है। तो आरबीआई ने क्या किया, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड की, प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र डिसाइड किया, जिसमें आ जाते हैं शिक्षा, ST, SC, OBC, फीमेल्स, स्व सहायता समूह जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, 8-10 महिला मिलकर एक कंपनी बनाती हैं और वो काम कर रही हैं, दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रही हैं, और कृषि हो गया। तो इन सब क्षेत्रों में क्या, इन सब क्षेत्रों को क्या कर दिया है, आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड कर दिया, और उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आपको 100 करोड़ का लोन बांटना है तो उसमें से आपको 40% लोन बांटना कहाँ जरूरी है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में, जिसे ही कहा जाता है शाख की राशनिंग। तो अब इकोनॉमी में क्या होगा, दोनों तरफ पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दोनों तरफ गरीबी बेरोजगारी दूर होगी, उत्पादन देश का बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई हाँ सही है, नैतिक दबाव भी सही है, शाख की राशनिंग भी सही है, बट जो शामिल नहीं किया जाता, जो शामिल नहीं किया जाता वो है आपका सरकारी आश्वासन। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के रूप में कार्य करता है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि कुछ चीजें वहां पर मिसिंग हो जाती है। आप जो पढ़े रहते हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो है पैटर्न थोड़ा सा, या उसको थोड़ा घुमा के पूछा जाता है ना, सही है या गलत है, या आप स्टेटमेंट को पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो उन चीजों को ध्यान रखिएगा। वाणिज्यिक बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, हाँ, जिसे हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सारे बैंकों को अपनी कुल जमा राशि, जिसे NDTL कहा जाता है, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा RBI के पास, रिजर्व बैंक के पास रखना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। तो पहला कथन तो क्या है? सही है। ठीक, आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक को ऋण देता है, हाँ बिल्कुल, बैंक दर पर और रेपो दर पर, दोनों पर क्या होता है? बैंक लोन देता है। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। देखिए, बात बहुत छोटी सी है। एक होता है परामर्श, मतलब आपको क्या दिया जा रहा है? आपको कुछ सिफारिश दी जा रही है, आपको कोई सलाह दी जा रही है। लेकिन जो मौद्रिक नीति होती है, वो मौद्रिक नीति जो होती है वो कंपलसरी होती है। आप यू आर बाउंड विद दैट, आपको वो चीजें माननी ही है। तो ये परामर्श जो एक शब्द दे दिया है वो यहां पर गलत होता है। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक नीति पर परामर्श नहीं, आदेश देता है, तो वो कथन होगा सत्य। तो हमारा पहला और दूसरा कथन सत्य होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1 और 2। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है जिसे कहते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसे कहा जाता है? अगर आपने लोन लिया है और 90 डेज तक आपने किसी भी प्रकार की EMI या कोई भी इंटरेस्ट मतलब ब्याज या फिर मूलधन कुछ भी नहीं चुकाया है, तो आपका खाता किस पे चले जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर चला जाता है। ठीक, कि आपका अकाउंट NPA हो गया है। पहला ऑप्शन, बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, गलत। पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, गलत। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम मतलब ब्याज तथा मूलधन वसूली नहीं होती। कब तक नहीं होती? ये इंपॉर्टेंट है, 90 डेज तक नहीं होती है, तो उसे किस में डाल दिया जाता है? NPA में या गैर निष्पादित संपत्तियों में डाल दिया जाता है। कम ब्याज दर, ये दैट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बजट के अंतर्गत सम्मिलित सार्वजनिक आय, पब्लिक रिसीट्स, इसे कहा जाता है क्या? पब्लिक रिसीट्स, मतलब सरकार की जो आय होती है, के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? राजस्व आय, रेवेन्यू रिसीट्स, और गैर कर राजस्व। राजस्व आय और पूंजीगत आय और गैर कर पूंजीगत आय, गैर कर राजस्व आय और गैर कर पूंजीगत आय। तो देखिए, जब भी बजट होता है, अच्छा, सबसे पहली तो एक बात यह है कि अगर आपने संविधान बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि बजट का उल्लेख संविधान में है ही नहीं, बजट का उल्लेख नहीं है। और उल्लेख किसका है? आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का है, जिसे कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, और हम बोलचाल की भाषा में उसे क्या बोल देते हैं? बजट। तो बजट 2 पार्ट में हो जाता है। बजट का पहला पार्ट हो जाता है कौन सा? एक तो हो जाता है सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, मींस पब्लिक रिसीट्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहां पर क्या पूछा हुआ गया? सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय अगेन ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड होगा? पहला तो हो जाता है राजस्व आय,
रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, जिसे कहा जाता है पूंजीगत आय। इन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आगे चलकर ये राजस्व आय दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक कर राजस्व और एक गैर कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सार्वजनिक आय अभी देखिए राजस्व आय और पूंजीगत आय में डिवाइड हो रहा है, यस, तो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21, राजस्व घाटे में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, राजस्व घाटा मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, इट मींस रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस क्या बोला है, घटाने पर पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, मतलब इसे कहा जाता है ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। आप अपने पैसे कमा रहे हैं वो सबको आय में लेंगे, जितने भी पैसे खर्च कर रहे हैं उसे व्यय में लेंगे, लेकिन ऐसा कोई खर्च जो आपको भविष्य में फायदा पहुंचाएगा तो उसे घाटे में गिनना उचित है क्या? नहीं है। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी ली है और ईएमआई उसका पे कर रहे हैं आप, वो प्रॉपर्टी आपको भविष्य में फायदा पहुंचाएगी, उसे घाटे में गिनना उचित है? नहीं। फिर भी उसे घाटे में गिना जा रहा है, हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट में उसे गिना जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस कैपिटल फॉर्मेशन का जो पैसा है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और तो हमको मिलता है क्या, प्रभावी राजस्व घाटा, जिसे कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक, तो ये वो पैसे हैं जो राज्यों को दिए जाते हैं ग्रांट्स के रूप में, अनुदान के रूप में, और राज्य उनका विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करती है। अब राज्य का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं ये पैसे हमको क्या कर रहे हैं, भविष्य में फायदा पहुंचा रहे हैं, हमें सरप्लस की ओर लेकर जा रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो ये ग्रांट्स टू स्टेट्स है या अनुदान है परिसंपत्तियों के लिए, उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अगला है, निम्नलिखित कथनों में भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आयकर इनकम टैक्स, आयकर इनकम टैक्स यह एक प्रगतिशील है। प्रगतिशील को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो टैक्स रेट है, कर की दर है, वो बढ़ते जाती है। अब देखिए वर्तमान में भारत में क्या है, आपको 12 लाख तक की इनकम में कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन 12 लाख से ज्यादा कमाओगे तो आपको क्या देना है, टैक्स देना है। जितने ज्यादा पैसे कमाते जाओगे आपका टैक्स रेट क्या होते जाता है, बढ़ते जा रहा है। तो इसे कहा जाता है क्या, प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील टैक्स सिस्टम। यह एक प्रत्यक्ष कर है, हाँ यह एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स ये होता है कि टैक्स देने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, अंतिम रूप से भी उसकी जिम्मेदारी, अंतिम रूप से भी टैक्स वही पे करता है, और टैक्स को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे अप्रत्यक्ष कर, ठीक, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। ये पेन है, पेन बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक ने पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, अब वो एमएसपी या एमआरपी के दायरे में जाकर आपसे वो टैक्स वसूल लेगा। टैक्स की जिम्मेदारी किसके ऊपर गई, पेन के मालिक के ऊपर, लेकिन वो वसूला किससे, आपसे वसूला। मतलब कर को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर, स्थानांतरित किया जा रहा है। यहां नहीं किया जा सकता। यहां जिसके ऊपर टैक्स लगा वही टैक्स देगा प्रारंभिक रूप से, और अंतिम रूप से भी जो वास्तविक रूप से भी जो करदाता होता है वही कौन होगा, वो व्यक्ति ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 2 सही है। तीसरे, यह राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक चीज होती है कृषि आय पर कर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स,
ये वसूलने का अधिकार किसके पास होता है? सिर्फ राज्य के पास होता है, ये केंद्र के पास नहीं होता है। और ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में आय, कृषि आय पर कर है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, यह एक आनुपातिक कर प्रणाली है। आनुपातिक कर क्या होता है कि जितने भी पैसा कमा रहे हो आप, डजेंट मैटर, सरकार ने फिक्स कर दिया कि आपको 20% टैक्स देना है। आप 10 लाख कमाओ 20% देना है, आप 1 करोड़ कमाओ 20% देना है। आप जितने पैसे भी कमा रहे हो आपको सेम टैक्स रेट में देना है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होता है? गलत। हम आनुपातिक या प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। अगला क्वेश्चन, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। देखिए, अब आपको मैं एक चीज बता दूं जितने भी अप्रत्यक्ष कर है या इनडायरेक्ट टैक्स है वो अब मोस्टली जीएसटी में क्या हो गए हैं? मर्ज हो गए हैं, मिल गए हैं। लेकिन कुछ टैक्स अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन पे जो कर लगते हैं वो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। लेकिन एक होता है एल्कोहल। एल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव उपभोग हेतु एल्कोहल और एक चिकित्सा उपयोग हेतु एल्कोहल। मीन्स वन फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन एंड वन फॉर द मेडिसिन पर्पस। जैसे आप सैनिटाइजर यूज करते हो तो वो मेडिकल पर्पस हो गया। कई दवाइयों में, कई सिरप में, कई क्लिनजिंग एजेंट में, मेडिकल्स में यूज होते हैं कौन से? एल्कोहल यूज होते हैं। तो जो मेडिकल पर्पस में एल्कोहल यूज होता है, ठीक है, वो जीएसटी के दायरे से क्या है? बाहर है। सॉरी, जीएसटी के दायरे के अंतर्गत आता है। आपको जिसपे जीएसटी, आप सैनिटाइजर खरीदेंगे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन शराब मतलब क्या हो गया? मानव उपभोग। लीकर मानव उपभोग, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या हो गया? एल्कोहल हो गया, जो कि जीएसटी के दायरे से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। और इसे कौन वसूलता है? इसे वसूलती है राज्य सरकार। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अदृश्य निर्यात का अर्थ, अदृश्य निर्यात मतलब इनविजिबल एक्सपोर्ट। अब इनविजिबल एक्सपोर्ट मतलब ये मत समझिएगा जो दिख ही नहीं रहा है, यह स्मगलिंग वाली चीजें होंगी। तस्करी से सामान का निर्यात, रॉन्ग। अलिखित सामान का निर्यात, नो। प्रतिबंधित सामान का निर्यात, नो। सेवाओं, सर्विसेज, सर्विसेज देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं। वस्तुएं क्या चीज होती है? जो दिखती है। सेवाएं क्या होती है? नहीं दिखती। जैसे मैंने एक मोबाइल खरीदा तो मैंने एक वस्तु खरीदी, लेकिन जब तक उसमें मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा तो मेरी बात होगी क्या? नहीं। तो मैंने एक सेवा खरीदी, आई परचेज अ सर्विस, तो होती है सेवाएं। जैसे कि मैंने किसी दूसरे देश से एक लैपटॉप मंगाया, तो मैंने एक वस्तु मंगाई, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस में कुछ ले रहा हूं तो मैं उसे ऑनलाइन लूंगा। ठीक, तो वो किस में आ जाएगी? सेवा या सर्विसेज में। तो सेवाओं का जो निर्यात या निर्यात होगा वो किस में आ जाएगा? अदृश्य या इनविजिबल एक्सपोर्ट में आ जाएगा, जो कि चालू खाते के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, अवमूल्यन मीन्स डीवैल्यूएशन, सॉरी डीवैल्यूएशन, तो इसका प्रभाव होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है? देखिए, डीवैल्यूएशन पिछले वीडियो में मैंने शायद आप लोगों को बताया था ये, ठीक है। डीवैल्यूएशन हो गया मीन्स $1 बराबर अगर 40 रुपए था तो, और अब हो गया $1 बराबर क्या? 50 रुपए, है ना। मतलब क्या हुआ है? रुपए का अवमूल्यन हो गया, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी या करेंसी हो गया। तो मान लीजिए मैं आ रहा हूं आपके देश में सामान खरीदने के लिए। पहले मुझे $1,00,000 में 40 लाख रुपए मिलते थे, अब $1,00,000 में कितने मिलेंगे? 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो मैं आपसे के देश से खरीदूंगा, है ना, और आपका देश क्या करेगा? उसे निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, है ना, निर्यातकों को फायदा होगा। ठीक, तो यहां देखते हैं, आयात सस्ते हो जाते हैं, नो, एवं निर्यात महंगे, फर्स्ट इज रॉन्ग। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मुझे कुछ सामान खरीदना है $10 में, तो मुझे $10 के लिए 500 रुपए देना होगा। पहले मैं 400 रुपए में $10 ले लेता था,
तो आयात तो मेरा इंपोर्ट क्या हो गया, महंगा हो गया, लेकिन निर्यात क्या हो गया, सस्ता हो गया। निर्यात क्या हो गया, सस्ता हो गया, क्योंकि उनको जो खरीद रहे हैं उनके लिए अब क्या हो गया, कम डॉलर में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो आपका ऑप्शन बी क्या होता है, राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण का आधार है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्व बैंक द्वारा जो विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण का आधार है वो होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक, इस आधार पे 3 रूप में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है किस पे, अल्प विकसित, जिसे कहा जाता है अंडर डेवलप। एक कहा जाता है विकासशील, जैसे इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज। और एक होती है विकसित, विकसित अर्थव्यवस्था, जिसे कहा जाता है डेवलप्ड। ठीक, तो विश्व बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की जाती है। प्रति व्यक्ति आय अगर अभी जो लेटेस्ट डेटा है $1135 से कम है, से कम नहीं, $35 या कम है, तो वहां वो देश क्या कहलाएगा, अल्प विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, और वहीं $1136 सॉरी एक से $1136 से लेकर अगर वो डेटा पहुंच जाता है $13,935 के बीच में है, इस बीच में है, तो वो क्या कहलाएगा, विकासशील देश। देखिए भारत की अभी जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $2,500 के बीच में है, मतलब इसके बीच में वेरी करती है। और अगर $1335 से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। जैसे कि यूएसए, अमेरिका $85,000 और हम कहाँ हैं अभी, लगभग $2,500, तो हम हैं विकासशील और अमेरिका है विकसित देश। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके बताइए मुझे वीडियो कैसे है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमी में तो उनका जवाब दीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो भी आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।